हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी यूनि पॉइंट। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन वर्ण। आज का हमारा टॉपिक क्या है? हिंदी व्याकरण का व्यंजन वर्ण। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्यंजन वर्ण, हिंदी का व्यंजन वर्ण। तो आज हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में अच्छी और गहरी अध्ययन करेंगे। आप लोग बस वीडियो को एकदम अंत से अंत तक बने रहिए, ठीक ना? जब तक खत्म ना हो तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे संकल्प लेके इस वीडियो को पूरी अंत तक देखें, ठीक ना? चलो जानते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। मैं आप लोग को लिख देता हूँ व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण उसे कहते हैं जो स्वर की सहायता से बोली जाती है, यानी व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण जो स्वर की सहायता से बोली जाए। तो आप लोग जानेंगे, हम लोग व्यंजन वर्ण की परिभाषा लिखेंगे। हम लोग ऐसे वैसा वर्ण, क्या लिखेंगे? वैसा वर्ण जो, वैसा वर्ण जो, वैसा वर्ण जो स्वर की सहायता से बोली जाती हो। मतलब क्या? वैसा वर्ण जो स्वर की सहायता से बोली जाती है। जैसे कि आप अपने पास अभी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अभी तुरंत एकदम देखते देखते बोलिए क। देखिए लास्ट में आपके उच्चारण में आ जाएगा ओ। जब क का आप उच्चारण कीजिएगा ना तो लास्ट में क्या आएगा? हमारा आएगा व, ओ आएगा। क्या आएगा? ओ। ये जब अगर हम क में इसको कहते हैं हलन, इसको क्या कहते हैं? हलन। जब ये किसी व्यंजन वर्ण में लग जाए ना तो वह वर्ण आधा कहलाता है। क्या कहलाता है? आधा कहलाता है। जब इसमें हम और जोड़ देते हैं ना तो ये हमारा पूरा पूर्ण व्यंजन बन जाता है। क्या बन जाता है? क बन जाता है। जब इसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं? और जोड़ते हैं, यानी कि स्वर जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक ये पूर्ण रूप से व्यंजन नहीं बनेगा। इसीलिए बोला जाता है स्वर व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोली जाती है। किसकी सहायता से बोली जाती है? तो स्वर की सहायता। चलो हम लोग इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा सा समझे ना? चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। आप लोग इसे एकदम नोट करते चलिएगा और बस इसे आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक ना? और अध्ययन भी लेते चलिएगा साथ साथ। हम लोग तो समझ गए व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। चलिए फिर से समझ लेते हैं, आप लोग को याद करने में सुविधा होगी। व्यंजन वर्ण वैसा वर्ण जो स्वर की सहायता से बोली जाए। किसी सहायता से बोली जाती है? बोलो बच्चों, किसी सहायता से बोली जाती है? तो स्वर वर्ण। देखिए मैंने यहाँ पर हाईलाइटेड कर दिया है, आप लोग भी अपने बुक में हाईलाइटेड कर लीजिएगा ऐसे करके, समझे ना? ऐसे करके हाईलाइटेड कर लीजिएगा। किसकी सहायता से बोली जाती है? वैसा वर्ण जो स्वर की सहायता से बोली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क्या? जैसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? जैसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख सकते हैं क्या? क, ग, ख भी लिख सकते हैं। यही ना समझिए सर पढ़े लिखे ना है, समझे ना? क के बाद मानिए ख डॉट कुछ भी लिख सकते हैं इत्यादि, समझे ना आप लोग? चलिए इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। कुछ इसमें आता है ना, इसमें कुछ हमारा टॉपिक आता है कि अनुनासिक किसे कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो ये हम लोग समझेंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। इसके बारे में क्या करते हैं हम लोग? थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए मिटा दूं मैं इसे मिटा दूं, इसे मिटा दूं मैं? क्या आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं? ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखने में आसानी होगी। चलिए ठीक है, मिटा देता हूं। अब हम लोग को जाना अनुनासिक और विसर्ग। क्या जाना? अनुनासिक और मतलब अनुस्वर का प्रयोग कहाँ होगा और विसर्ग का प्रयोग कहाँ होता। तो वैसा वर्ण अनुनासिक का प्रयोग, जैसे कि देखिए हम सिर्फ प्रयोग बताएंगे, ठीक है ना? क्योंकि आप लोग इसमें सिर्फ प्रयोग से समझ सकते हैं। एक मैथ होता है ना जिसमें बिना बनाए नहीं समझ सकते, उसी प्रकार जब तक यहाँ पर हम उदाहरण नहीं बताएंगे आप लोग समझ नहीं पाइएगा। इसलिए मैं इधर एक उदाहरण ले जाता हूँ। जैसे कि ये ओ है, ये क्या है? ओ है। और इसमें प्लस हम अंशुअल जब तक जोड़ेंगे नहीं ना तब तक ये अन्य। देखो ये क्या हमारा है? इसे कहते हैं अनुनासिक,
अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन, या फिर इसे वर्ण भी कह सकते हैं, अनुनासिक वर्ण। क्या कहेंगे? अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्या करने हैं? अनुनासिक। अच्छा से लिख लीजिएगा चलो आप लोग। तो ये हमारा जो टोटल वर्ड बन के आएगा ना, ये बन जाएगा अन्न। ये क्या बन जाएगा? अन्न। अब जैसे कि हम क में जोड़ दिए, मानो ये क है मेरा और इसमें जोड़ दिए अंशुअर, तो ये क्या बन गया? कर्ण। ठीक। और ये ग है, इसमें हम जोड़ दिए अंशुअर, तो ये क्या बन गया? गण। गण बन गया। समझे ना बच्चों? तो अच्छा, इसका उच्चारण कहाँ से होता है आप लोग को बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका उच्चारण कहाँ से होगा। ये अंशुअर है ना, ये अंशुअर है ना, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तो इसका उच्चारण हमारे बच्चों, इसका उच्चारण होता है हमारा नासिका से। कहाँ से होता है? तो नासिका से होता है, नासिका से होता है। किससे होता है? नासिका से होता है। आप लोग को नहीं विश्वास हो रहा है ना, तो अपने नाक को बंद कीजिए, हल्का सा हाथ रखिए इस पर और बोलिए आप लोग अन्न। देखिए आप लोग का नाक ना झन 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 करेगा, समझे ना, बोलने टाइम में। इससे पता चलता है वो नासिका से बोला जाता है। चलिए हम इसे मिटाते हैं और इसके बाद जानेंगे, इसके बाद क्या जानेंगे? विसर्ग। विसर्ग, विसर्ग जो है ना, हमारे हिंदी में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, बट अनुनासिक का प्रयोग बहुत होता है। अनुनासिक का यानी कि अनुस्वर का प्रयोग बहुत सारे वर्डों में होता है। हमारे हिंदी में ज्यादा करके अनुस्वर का प्रयोग होता है और विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। विसर्ग जैसे क्या? ये डबल बिंदु, ये क्या हमारा डबल बिंदु, जैसे इसमें अ जोड़ दिए, तो अ जब इसमें जोड़ दिए ना, तो ये क्या बन जाता है? अह बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? अह बन जाता है। अगर ये को है, अगर इसमें हम विसर्ग जोड़ दें, इसे क्या कहते हैं बच्चों? आप लोग कमेंट बॉक्स में फिर अभी जस्ट बताइए, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। समझे ना बच्चों? इसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इसे एकदम आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, इसे क्या कहेंगे? विसर्ग कहेंगे। समझे ना? तो विसर्ग का उच्चारण आप लोग बता सकते हैं कहां से होता है? विसर्ग का उच्चारण, विसर्ग का उच्चारण होता है ओष्ठ से। कहां से होता है? सॉरी सॉरी बच्चों, ओष्ठ से नहीं होगा, कंठ से होगा। किससे होगा? कंठ से होगा। किससे होगा बच्चों? कंठ से होगा। समझे ना? विसर्ग यानी कि कहां से निकल रहा है हमारा आवाज? कंठ से निकल रहा है। समझे ना? आप लोग समझिएगा एकदम। मेरे आप ही लोग तो हैं जो मेरे बातों को समझते हैं, इसीलिए तो हम आप ही लोग को पढ़ाना चाहते हैं। चलिए समझ रहे हैं ना? चलिए ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं। अब क्या आता है जानते हैं? संयुक्त अक्षर। तो मैंने आपको संयुक्त अक्षर बताया था 4 होते हैं। संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? 4 होते हैं। चलिए मैं चारों को लिखूंगा और चारों कैसे बनते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो चारों बनते हैं 2 व्यंजन के योग से। किससे बनते हैं? संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजन के योग से बनते हैं। किससे बनते हैं? 2 व्यंजन के योग से। चलिए मैं लिखता हूं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। क्या बनाते हैं बच्चों? संयुक्त व्यंजन। क्या बनाते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन मैंने बताया था पहले अक्ष, फिर बताया था त्र, फिर बताया था ज्ञा। क्या बताया था? ज्ञा। एक और बताया था मैंने स्र, बताया था ना। तो हम लोग पहले इसको जानेंगे ये कैसे बनता है। तो अक्ष, अक्ष, अक्ष कैसे बनता है इसका हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे कि अक्ष कैसे बनता है, त्र कैसे बनता है, ज्ञ कैसे बनता है और ये स्र कैसे बनता है। समझे ना बच्चों? तो इसके बारे में देखो, ये जो हमारा स्र है ना और ये जो ज्ञ है, ये जो त्र है, ठीक ना, ये जो अक्ष है, त्र है, ज्ञ है। समझे ना बच्चों? ये क्या है? अक्ष, अक्ष, त्र, ज्ञ और ये स्र। तो ये जो स्र बना है ना, ये बना है आधा स प्लस रो से। किससे बना? आधा स प्लस रो से। आधा स प्लस रो से बना है। ठीक ना बच्चों? आधा स प्लस रो से बना है। तो ज्ञ ये किससे बना है? तो ये बना है जो, अब प्लस यहाँ से। ये किससे बना है बच्चों? बता दो। आधा ज और आधा ज्ञ से। आधा ये भी रो हो जाएगा। समझे ना? समझे? तो नहीं नहीं, यहाँ शायद पूरा होगा, आधा खाली स्र होगा। समझे? रो भी पूरा होगा। त्र, त्र किससे बचा? आप लोग बताइए तो कमेंट में। त्र किससे बना है? मेरा आंख जो लग रहा है लाइट पर थोड़ा सा,
बताइए बताइए किससे बनता है त्रो? त्रो बताइए आप लोग। नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ। तो हलन रो, समझे ना? तो इससे बनता है हमारा त्रो। तो आधा रहता है रो पूरा। अब छ, अब छ किससे बनता है बच्चों बताओ तो? अच्छा अच्छा बताओ, आप लोग कमेंट कीजिए प्लीज, आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए किससे बनता है छ? तो इससे ये हमारा बनता है आधा को और प्लस छ से बनता है। किससे बनता है? आधा को और प्लस छ से। आप लोग देख लीजिएगा बुक में भी, आधा को और प्लस छ, समझे ना बच्चों? आधा को और प्लस छ से बनता है, ठीक है? ये हमारा क्या होगा? संयुक्त अक्षर वर्ण। तो आप लोग याद रखिएगा, संयुक्त अक्षर वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। अक्षर, त्र, ज्ञा और स्र। अक्षर, त्र, ज्ञा और स्र। अक्षर, त्र, ज्ञा और स्र, समझे ना? आप लोग याद रखिएगा। चलिए ठीक है। अब जानेंगे बच्चों हम लोग व्यंजन के भेद। अब क्या जानेंगे? व्यंजन के भेद। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं बच्चों? व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन बताएगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से होते हैं, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। और अभी तक जो जुड़े हैं नए और लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ताकि, और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंचे। कोई भी वीडियो मैं बनाऊंगा तो आपके पास तुरंत से तुरंत पहुंचेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना? और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां से भी मेरा लिंक आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा, ठीक है ना? चलिए अब जानते हैं व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। तो व्यंजन वर्ण होते हैं 3। पहला क्या होता है हमारा? स्पर्श व्यंजन। क्या होता है? स्पर्श व्यंजन, व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा क्या होता है हमारा? अंतः, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, ठीक? और तीसरा होता है हमारा ऊष्म व्यंजन। क्या होता है? ऊष्म, ऊष्म व्यंजन। क्या होता है बच्चों? ऊष्म व्यंजन। तो हम लोग इन तीनों के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। इन तीनों के बारे में क्या करेंगे? अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। स्पर्श व्यंजन मैंने आप लोग को बताया था, स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताया था, अंतस्थ व्यंजन बताया था, उसमें व्यंजन भी बताया था मैंने आप लोगों को। क्या आप लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियो को देखा है? क्या मैं आप लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियो को देखा है? नहीं देखा है तो अभी जस्ट जाइए मेरे इसी डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको तुरंत से तुरंत उस लिंक को मिलेगा, और आप लोग जाकर इस वीडियो को तुरंत पूरा देखिए, ठीक है ना? मैंने बताया है कि स्पर्श वर्ण हमारे होते हैं 25। कितने होते हैं बच्चों? 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, उनसे पहले आप लिख लीजिए। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। उसमें व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। मैंने ये सब पहले वाली वीडियो में भी बता दिया है, आप लोग जाइए और वहां पर पहले देखिए। चलिए हमारा पहला टॉपिक आता है स्पर्श व्यंजन। क्या आता है? स्पर्श व्यंजन। तो चलिए हम लोग स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं, अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं, ठीक ना? फिर जाएंगे अंतस्थ व्यंजन में, फिर जाएंगे उसमें व्यंजन में भी हम लोग, समझे ना? चलिए आज हम लोग अभी पढ़ रहे हैं हम लोग स्पर्श व्यंजन, समझे? तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन देखिए, स्पर्श व्यंजन कहते किसके हैं? तो स्पर्श व्यंजन हमारे, स्पर्श व्यंजन जो होता है ना, स्पर्श व्यंजन जो होता है हमारे मुख के अलग अलग, यानी कि जैसे अलग अलग क्या, मुख का जीव जो होता है ना, कभी तालू से सटता है, कभी दांत से सटता है, कभी मूर्धा, यानी कि वो मुड़ कर फिर निकलता है, उसे मूर्धा कहते हैं, समझे ना? जब हमारा ओष्ठ सटता है तब, यानी कि स्पर्श से जो बना हो ना उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। जो किससे बना हो? स्पर्श से। जैसे कि देखिए क वर्ग, कौन सा वर्ग? क वर्ग, हम वर्ग बोलेंगे, ठीक है ना? क में पूरा अंग तक। फिर आएगा मेरा च वर्ग, क्या आएगा? च वर्ग। फिर आएगा मेरा ट वर्ग, क्या आएगा बच्चों बताओ तो? ट वर्ग। उसके बाद क्या आएगा? आप लोग कमेंट कीजिए। वर्ग लिखाएगा, सॉरी बच्चों वर्ग लिखाएगा, यहाँ पर वर्ग लिखना है आप लोगों को। उसके बाद आएगा त वर्ग, क्या आएगा? त वर्ग। उसके बाद आएगा प वर्ग, क्या आएगा बच्चों? प वर्ग। क्या आएगा मेरे बच्चों? प वर्ग आएगा, समझे ना? आप लोग इसे एकदम ध्यान में रखिए। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं बच्चों? स्पर्श
व्यंजन। आप लोग याद है, आप लोग को याद है? कमेंट में याद है तो यस लिखिए जरूर, ठीक है ना? याद है तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है? इसका उच्चारण कहाँ से? इसका कहाँ से, इसका कहाँ से, इसका कहाँ से और इसका कहाँ से? चलिए हम आप लोग को ये बताएंगे अभी जस्ट। इसका उच्चारण जो होता है ना, ये कंठ से होता है। कहाँ से होता है बच्चों? ये कंठ से होता है। इसका उच्चारण कहाँ से होता है जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये हमारा कंठ से होता है। च च इसका उच्चारण कहाँ से हुआ? तालु से। कहाँ से हुआ? तालु से। तालु इसका उच्चारण कहाँ से हुआ बच्चों? तालु से हुआ। अब टोठ ट ठ ड, जब देखिएगा आप लोग टोठ बोलिएगा ना, आपका जीभ जो है ना एकदम स्लो मोशन में बोलिए ट। देखिए आपका जीभ जो है ना अंदर की ओर धसेगा, यानी कि मुड़ कर अंदर की ओर धसता है और फिर बाहर निकलता है अचानक, तो उसे कहते हैं मूर्धा। उसे क्या कहते हैं? मूर्धा। मूर्धा कैसे लिखेंगे बच्चों? ये हो गया ना मूर्धा। मूर्धा ठीक है, ठीक है मूर्धा, मूर्धा ठीक है, चलो ठीक है। मूर्धा मुझे गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा सा देख लेता हूं मैं। नहीं बच्चों, ये गलत है, ये गलत है, मूर्धा गलत है। ये लिखाएगा ऐसे। ये कैसे लिखाएगा? ऐसे। चलो थोड़ा मोड़ा होता है कहीं पर, क्योंकि हिंदी है, हिंदी में डिफरेंट होता है। चलिए ये तो वर्ग है। ये क्या है? तो वर्ग। आप लोग कमेंट में बताइए तो ये तो वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? क्या मैं ही बता दूं? आप लोग नहीं बता पाइएगा? अरे आप लोग तो बहुत स्मार्ट है, बताइए बताइए कहाँ से होता है। चलिए मैं बताता हूँ। तो वर्ग का जो उदाहरण होता है ना, वो होता है हमारे दंत से। कहाँ से होता है? दंत से होता है। यानी कि जब जीभ दांत में सटता है, बोले त, देखिए जीभ उठकर दांत में चिपक जाएगा एकदम फेविकॉल की तरह। जब बोलना स्टार्ट कीजिएगा तो वो तुरंत जाकर, जैसे तो बोलिएगा दांत जाके दांत, जीभ जाके दांत में चिपक जाएगा, एकदम फेविकॉल की तरह चिपक जाएगा। निकालिएगा तभी निकलेगा, फेविकॉल में नहीं निकलता ना, आप लोग निकालिए निकल जाएगा। चलिए देखिए ये हमारा क्या है? प वर्ग। इसका उच्चारण होता है हमारा ओष्ठ से। किससे होता है बच्चों? ओष्ठ से। ओष्ठ से होता है। किससे होता है? ओष्ठ। ओष्ठ में समझ रहे हैं ना? होठ। इसे क्या कहते हैं? होठ। आप लोग को नीचे दिख रहा है? नीचे दिख रहा है आप लोग को? नीचे दिख रहा है ना? चलो देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखे? होठ। यानी कि होठ हमारा क्या? ये दोनों जो है हमारा होठ है। बोलिए प, देखिए होठ सट रहा है ना, कोई बिना होठ को सटाए प बोल पाइएगा? ट्राई कीजिए, देखिए बोल पाता है कि नहीं। ट्राई कीजिए और बोलिए सर मैंने बोल दिया। आप लोग ट्राई कीजिए और लिखिए कमेंट बॉक्स में यस सर मैंने बोल दिया, नो सर मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, कमेंट कीजिएगा, ठीक ना? चलिए ये हमारा हो गया स्पर्श व्यंजन। ये क्या हो गया हमारा? स्पर्श व्यंजन। यानी स्पर्श व्यंजन क्या? वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण मूर्धा कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, ओष्ठ के स्पर्श से हो, लेकिन पूर्णतः स्पर्श नहीं होगा, खाली सिर्फ टच होगा। सिर्फ क्या होगा? टच होगा, उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। टच मतलब क्या? स्पर्श, उसे क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है हमारा? अंतस्थ व्यंजन। क्या होगा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। चलिए बच्चों आप लोग कमेंट कीजिए तो पहले बताइए अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, एकदम स्पीड में कमेंट कीजिए, तो जल्दी बताइए कौन कौन से हैं, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बताइए। जैसे कि मैंने पढ़ रहा था, अभी हम लोग पढ़ रहे थे अंतस्थ व्यंजन, ठीक ना? तो आप लोग बताइए कमेंट में कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? चलिए मैं बताता हूँ अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था और अभी भी पहले बताया हूँ और फिर मैं बता रहा हूँ। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। तो अंतस्थ व्यंजन कहते किसके हैं? देखो हमारा जो ये पहला स्टार्ट होता है ना, ये दंत, तालु, मूर्धा, बोलिए य, र, ल, व। य यानी कि कहां से? तालु से। कहां से हो रहा है? तालु से।
ठीक, र र तालु से, ठीक। चलिए, तो ये हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, य सॉरी बच्चों, ये हमारा होगा कंठ से। कहाँ से होगा, कंठ से होगा। कंठ, ये होता है हमारा तालु से, ये होता है मूर्धा से, और व किससे हो रहा है, ओष्ठ से हो रहा है। ओष्ठ यानी कि ओठ भी बोलते हैं इसको होठ भी बोलते हैं, ठीक ना। आप लोग जो लिखिएगा सब सही है, ठीक। देखिए, इसको य को क्या बोलते हैं, कंठ, र को तालु, तालु मेरे यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिखाया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। तालु, मूर्धा, ओष्ठ, होठ या फिर होठ का है, ठीक ना। तो इस सब का उच्चारण अलग अलग स्थान से होता है। आपको विश्वास नहीं होता तो आपका भी मुख है, आप थोड़ा सा ट्राई करके देख लीजिए कि यो, र, ल, व, समझे ना। आप लोग जब पढ़िएगा तो देखिएगा आपका भी उच्चारण इसी प्रकार होगा। जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो पूरा तो होता होगा, लेकिन पूर्ण तरह से स्पर्श नहीं होता, इसीलिए बोला था अंतस्पर्श, अंतस्थ व्यंजन, यानी कि पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता ना, इसीलिए इसे कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का किसे कहते हैं, य, र, ल, व का उच्चारण दंत, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ से होता है, परंतु पूर्ण रूप से नहीं होता। परंतु क्या, पूर्ण रूप से नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे कि य, र, ल, व, समझे ना। चलिए, अब ये हमारे समाप्त हो गए। अब जाते हैं उष्म व्यंजन पर। किस पे जाते हैं, उष्म व्यंजन पर। किस पर जाते हैं, उष्म व्यंजन पर। तीसरा नंबर टॉपिक है मेरा उष्म व्यंजन। क्या है बच्चों, उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन मैंने बताया है किसे कहते हैं। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। उष्म व्यंजन कितने होते हैं, पहले ये बताइए। उष्म व्यंजन हमारे होते हैं 4। कितने होते हैं बच्चों, 4 होते हैं। उष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख लीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। कौन कौन से होते हैं बच्चों, उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जल्दी बताइए, तो मैं वेट कर रहा हूँ। बताइए कौन कौन से होते हैं, उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। उष्म व्यंजन 4 है, कौन कौन से होते हैं, बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, बोलिए कौन कौन से होते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। होते हैं पहले तालम स्व। कौन सा होता है, तालम स्व। इसे कहते हैं मूर्धन स्व, इसे कहते हैं दंत स्व, और ये होता है हमारा ह। ये क्या होता है हमारे बच्चों, ह होता है। ह को अच्छा तरह से लिखेंगे, ये होता है हमारा ह, ठीक ना बच्चों। ये क्या होता है हमारा, ह होता है। चलिए, मैंने जैसे कि ये भी बताया था, ये ठीक। उष्म व्यंजन कैसे कहते हैं, उष्म व्यंजन जिसके उच्चारण में उष्मा या घर्षण आए, जिसके उच्चारण में उष्मा और घर्षण आए, उसमें उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि तालम स, जैसे तालम स को जब बोलते हैं उसमें हल्का सा घर्षण भी होता है, हल्का सा हमारे शरीर की उष्मा भी व्यक्त होती है, समझे ना, इसलिए कहते हैं इसे उष्म व्यंजन। आप लोग उच्चारण कीजिएगा, देखिए तालम स, मूर्धन स, दन स, ह। इसके उच्चारण में क्या होता है, हमें उष्मा व्यक्त करना पड़ता है, उष्मा खपत करना पड़ता है, और हमारा मुख में घर्षण भी उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है बच्चों, घर्षण भी उत्पन्न होता है, ठीक ना। चलिए, ये हमारा हो गया उष्म व्यंजन। अब देखो, उच्चारण के आधार पर ना, उच्चारण के आधार पर ना, यहाँ पर व्याकरण 2 भाग, मतलब वर्ण 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक महाप्राण और एक अल्प प्राण। क्या होता है बच्चों, अल्प प्राण और महाप्राण। जो हमारा ये टॉपिक है ना, जो अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ने वाले हैं, तो ये हमारा टॉपिक कल किन पढ़ेंगे हम लोग, और अगले वीडियो में आपको ये अल्प प्राण और महाप्राण, और एक आता है घोष और अघोष, तो उसके बारे में आप लोगों को कलखिन बता दूंगा, ठीक ना। और कलखिन क्या होगा, यानी नेक्स्ट वीडियो में, मेरा मतलब होगा कलखिन का मतलब होगा नेक्स्ट वीडियो में होगा क्या, आपसे इसी पर,
यानी कि वर्ण विचार पर आपसे डाउट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोग बताइएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक ना। आपसे बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे, ठीक ना। अगले वीडियो में सिर्फ आपका क्वेश्चन होगा और अल्पप्राण महाप्राण घोष और घोष के बारे में जानकारी होगा, ठीक है। धन्यवाद। और मेरे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब एंड आपकी मर्जी जो कीजिए, लेकिन आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, ठीक ना। और इस वीडियो को बिना लाइक किए तो आपको जाने का मन ही नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आज एक नए टीचर से मिलने के बाद हमें कुछ अच्छी सी जानकारी मिल रहा है, आप लोगों को भी पता चल रहा होगा, ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत।